गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं नाजिम्स एंड द राइज ऑफ हिटलर का पार्ट 2। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया था पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड द इकोनॉमिक क्राइसिस, ये कंप्लीट हो गया था हमारा। अब है हम 1.3 पे, जो कि है द ईयर ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, द ईयर ऑफ डिप्रेशन। ओके, The year between 1924 and 1928 saw some stability. वॉर होने के बाद जब जर्मनी एक ग्रेट डिप्रेशन में था, या जब वहाँ पे बहुत मंदी हो गई थी, मंदी आ गई थी, मतलब आपने देखा था कि कैसे उन लोगों की जो करेंसी वैल्यू थी, जहाँ जर्मनी यूरो थे, उनकी वैल्यू कैसे डाउन होती जा रही थी। उसके बाद 1924 से लेकर 1928 तक थोड़ी बहुत उसमें स्टेबिलिटी दिखी, या थोड़ा बहुत इकोनॉमिकली स्टेबल होने की कोशिश की जर्मनी ने। येट दिस ईयर वाज बिल्ट ऑन सैंड, मतलब जैसे वो नहीं होते कि रेत का घर बनाना, तो ये उसी टाइप में था। जर्मन इन्वेस्टमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज रिकवरी वर टोटली डिपेंड ऑन द शॉर्ट टर्म लोन्स लार्जली फ्रॉम द यूएस। जर्मनी की जो इन्वेस्टमेंट थी, जो इंडस्ट्रियल एरिया था, वो पूरा का पूरा किस पे निर्भर कर रहा था? यूएसए के शॉर्ट टर्म लोन्स पे, जो वो यूएसए से लोन्स ले रहा था। दिस सपोर्ट वॉज विड्रॉल व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश इन 1929। 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, जो कि यूएसए में एक जगह है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड पूरे यूएसए का है, वो वॉल स्ट्रीट कहा जाता है उसे। जब वो क्रैश हुआ 1929 में, तो जो लोन यूएसए प्रोवाइड करवा रहा था जर्मनी को, वो ख़त्म कर दिया उन्होंने बिल्कुल। Fearing a fall off in price, people made frenetic efforts to sell their shares. जैसे कि उनके प्राइसेस डाउन होते जा रहे थे, तो लोगों ने जल्दी से जल्दी सोचा कि अपने शेयर्स बेच देते हैं। ठीक है, जो जर्मनी के लोग थे, वॉल स्ट्रीट पे जो शेयर इन्वेस्टमेंट्स थे, उन्होंने जल्दी से जल्दी अपने शेयर निकालने की सोची, क्योंकि शेयर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन होती जा रही थी। ठीक है, ऑन वन सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड। एक सिंगल डे में 24 अक्टूबर में 1929 में 13 मिलियन शेयर को बेचा गया एक ही दिन में। दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ये महान इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत थी, या महामंदी की शुरुआत थी पूरे वर्ल्ड के लिए। ठीक है, over the next 3 years between 1929 and 1932, the national income of USA fell by half। 1929 से 1932 तक जो इनकम थी यूएसए की, वो हाफ हो गई, बिल्कुल आधी हो गई, जितने भी वो लोग वैसे कमाते थे, जो उनकी नेशनल इनकम थी वो। फैक्ट्रीज शट डाउन, एक्सपोर्ट्स फेल, फार्मर्स वर बैडली देयर स्पेक्टेकुलर्स विथड्रॉ देयर मनी फ्रॉम द मार्केट्स। फैक्ट्रीज बंद हो गई, फार्मर्स बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए इस चीज़ से, और स्पेक्टेकुलर्स विड्रॉ देयर मनी फ्रॉम द मार्केट। स्पेक्टेकुलर्स होते हैं जो मनी इन्वेस्ट करते हैं, आप सट्टेबाज भी कह सकते हैं उन लोगों को, जो मार्केट में मनी इन्वेस्ट करते हैं। फिर उन्होंने अपने पैसे निकालने स्टार्ट किए मार्केट से जल्दी जल्दी, क्योंकि शेयर्स की वैल्यू डाउन हो रही थी और मंदी आ चुकी थी मार्केट में वॉल स्ट्रीट के क्रैश होने के बाद। ठीक है, द एफर्ट ऑफ दिस रिसेशन इन यूएस इकोनॉमी पर फेल्ट बलन, जो यूएस इकोनॉमी पे जो रिसेशन आया था, जो ये मंदी आई थी, उसका इफेक्ट पूरी दुनिया में पड़ा। ठीक है, द जर्मन इकोनॉमी वाज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। जर्मनी की जो इकोनॉमी थी वो वर्स्ट, मतलब सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुई इस इकोनॉमिक क्राइसिस से। By 1932, industrial production was reduced to 40% of the year 1929 level। 1929 के जो लेवल को अगर हम माने, तो 1932 में मान लीजिए उन्होंने 1929 में 100 चीज़ों का प्रोडक्शन किया। ठीक है, तो उन्होंने 1932 में सिर्फ 60 चीज़ों का प्रोडक्शन किया, 40% से वो लोग कम हो गए थे 1929 से 1932 तक। ठीक है, वर्कर लॉस्ट देयर जॉब्स, वर पेड रिड्यूस वेजेस। वर्कर्स ने या तो अपनी जॉब खो दी थी, या फिर उन्हें बहुत कम सैलरी दी जाती थी। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच एंड अनप्रेडिक्टेड 6 मिलियंस। तो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड मतलब जो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे, 6 मिलियन तक उनकी संख्या पहुंच गई थी। ठीक है, ऑन द स्ट्रीट ऑफ जर्मनी यू कैन सी मैन्स विद प्ले कार्ड
around their necks saying willing to do any work. उसमें क्या हुआ, जो स्ट्रीट्स थी जर्मनी की स्ट्रीट्स पे आपने लोगों को देखा होगा, अपने गले में तख्ती डाल रखी थी उन्होंने, और उसमें बोल रहे थे वो लोग कि विलिंग टू डू एनी वर्क, कि हमें कोई भी काम दो हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, इतना अनएम्प्लॉयड वहाँ पे आ गया था। अनएम्प्लॉयड यूथ प्लेइंग कार्ड्स और सिंपली सेट ऑन द स्ट्रीट कॉर्नर और डिफरेंटली क्वेल्ड अप द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। जो यूथ था जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी थी, वो क्या करते थे, या तो ताश खेलते थे वो लोग बैठ के, ऐसे सड़क के किनारे बैठे थे, या लाइन लगा के खड़े रहते थे कि कोई हमें जॉब दे दे। ठीक है, एज जॉब डिप्रेस्ड द यूथ टू क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड टोटली डिस्पेयर बिकम कॉमनप्लेस। इस जो ये गायब हो गई थी एकदम से जर्मनी में से, उसका क्या हुआ कि जो यूथ थे या तो वो क्राइम की तरफ बढ़े, ठीक है, वो लोग क्राइम की तरफ प्रभावित हो। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंजाइटी एंड फियर इन पीपल। जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, जो ये मंदी आई थी, उसने लोगों के अंदर एक भय पैदा कर दिया या एक डर पैदा कर दिया। द मिडिल क्लास स्पेशली सैलरीड पीपल एंड द प्रिजनर्स सो देयर सेविंग्स डिमिनिश्ड व्हेन द करेंसी लूजेस वैल्यू। जो मिडिल क्लास लोग थे, जो लोग काम मतलब जॉब करते थे, उन लोगों ने क्या सोचा कि जब करेंसी की वैल्यू इतनी डाउन हो ही चुकी है तो हमें सेविंग्स करने का फायदा क्या है। ठीक है, उन लोगों ने ये सोचा। स्मॉल बिजनेसमैन एंड सेल्फ एम्प्लॉयड एंड द रिटेलर स्टॉप एज देयर बिजनेस गेट रूइंड। जो लोग बिजनेसमैन थे और सेल्फ एम्प्लॉयड थे, मतलब जो छोटी दुकानें करते थे, उनके भी बिजनेस जो है रूइंड हो चुके थे, बिल्कुल तबाह हो चुके थे इस मंदी में। These sections of the society were filled with the fear of globalization and anxiety of reduced to the rank of working class or worse still the unemployed। इससे क्या हो रहा था, जो सोसाइटी के सेक्शंस थे, जो वर्कर लोग थे, उन लोगों ने अपनी जो वैल्यू थी, मान लीजिए वो किसी रैंक पे थे, तो उनकी रैंक डाउन होती जा रही थी, या फिर उससे भी बुरा, या तो वो लोग डाउन ग्रेड पे काम करेंगे, या फिर वो अपनी नौकरी ही खो दे रहे थे। ठीक है, ओनली ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कुड मैनेज टू कीप देयर हेड्स अबव द वाटर। सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स ऐसे लोग थे जो अपने आप को थोड़ा सा पानी से उन्होंने ऊपर सर रखा था, मतलब उनके सर के ऊपर से, जैसे कहते हैं ना कि सर के ऊपर से पानी चला गया, वो नहीं जा रहा था, तब तक वो लोग थोड़े से स्टेबल थे, मतलब उनका खाना पानी चल रहा था। ठीक है, बिग बिजनेस was in crisis. The large mass of peasantry was affected by the sharp fall in agriculture prices, and women unable to fill their children's stomach were filled with a sense of deep despair. इससे क्या हुआ, जो वर्कर जो फार्मर्स थे, एग्रीकल्चर के प्राइसेस में भी डाउन हुए, जब सारे के डाउन हो रहे हैं तो उनके भी हुए, उनसे काफ़ी फार्मर्स पे असर पड़ा। इवन जो औरतें थी जो अपने बच्चों को खाना खिलाना चाहती थी, वो अपने बच्चों को खाना तक नहीं खिला पा रही थी उस डिप्रेशन के चलते। ठीक है, पॉलिटिकली टू ऑफ द वेमार रिपब्लिक वाज प्लेस। जो वेमार रिपब्लिक था, जो कि बनाया गया था वेमार रिपब्लिक, वो पॉलिटिकली फेज हो गया था, मतलब वो काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहा था उस टाइम पे। द वेमार कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स विच मेड इट अनस्टेबल एंड वेनरेबल ऑफ द डिक्टेटरशिप। वेमार रिपब्लिक का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें कुछ कमियां थी, विच मेड इट अनस्टेबल, जिसने उसे अनस्टेबल कर दिया, स्थिर नहीं था, मतलब अस्थिर कर दिया, एंड वेनरेबल टू डिक्टेटरशिप, और उसे डिक्टेटरशिप की तरफ मोड़ दिया। ठीक है, वन वाज proportional representations. This made achievement in majority by any one party a near impossible task, leading to a rule by coalition. Another defeat was Article 48. एक उसका डिफीट थी, मतलब उसकी एक कमी थी, Article 48, which gave the president the power of impose emergency, suspended civil rights and rule by the decrees.
उसमें क्या अधिकार था प्रेसिडेंट को आर्टिकल 48 के अंदर कि वो कभी भी इमरजेंसी लगा सकता था, और जिसमें कि सिविल राइट्स मतलब जो आम नागरिकों के जो अधिकार होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं, उन सबको सस्पेंड कर दिया जाता, और उसके द्वारा ही वो पूरा का पूरा राज्य चलाया जाता प्रेसिडेंट के ऊपर। ठीक है, विद इन इट इज शोन लाइक द वेमार रिपब्लिक saw 20 different cabinets lasting on an average 3 days। अपने छोटे से काल में वेमार रिपब्लिक ने 229 दिन तक चलने वाले 20 डिपार्टमेंट को देखा, जो सिर्फ 229 दिन के अंदर ही उन्होंने चेंज कर दिए थे। ठीक है, एंड ए लिबरल यूज ऑफ आर्टिकल 48, और उन्होंने आर्टिकल 48 का भी यूज किया था वेमार रिपब्लिक के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने। येट द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज, बट ये क्राइसिस मैनेज नहीं हो पा रहा था ये सब करने के बावजूद भी। People lost confidence in the democratic parliamentary system, which seemed to be offers no solution। पब्लिक जो पीपल्स थे उन्होंने कॉन्फिडेंस अपना लूज कर दिया था इस कॉन्स्टिट्यूटिव पार्लियामेंट्री से, मतलब यही लोकतंत्र से उन्होंने अपना विश्वास खो दिया था। क्यों? क्योंकि वो लोग क्राइसिस के लिए कोई हल नहीं निकाल पा रहे थे, या इस चीज़ का कोई सोल्यूशन उन्हें नहीं मिल पा रहा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हिटलर्स राइज टू पावर। हिटलर पावर में कैसे आया? ठीक है, दिस क्राइसिस इन द इकोनॉमी पॉलिटिकली सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड ऑफ हिटलर राइज टू पावर। ये जो क्राइसिस आया इससे काफी हद तक हिटलर भी था उसमें, तो वो काफी प्रभावित हुआ, या हिटलर को स्ट्रॉन्ग बनाने में या पावर में लाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, बोर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया, हिटलर स्पेंड इन यूथ इन पॉवर्टी। ऑस्ट्रिया में जन्म हुआ था हिटलर का 1889 में, और उसने अपनी जो ज़िंदगी है यूथ मतलब अपनी जो ज़िंदगी गुजारी जब तक उसने पॉवर्टी में गुजारी काफ़ी दिनों तक, मतलब यूथ होने तक या 20-21 साल तक। ठीक है, व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज ब्रोकन आउट ही एनरोल्ड फॉर द आर्मी। जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस टाइम पे इसने आर्मी के लिए अपने आप को एनरोल्ड किया था हिटलर ने, या फिर इसने उसमें पार्टिसिपेट किया था। उसने मेडल्स जीते थे ब्रेवरी के लिए, काफ़ी मतलब बहादुर था वो। द जर्मन डिफीट हॉरिबली हिम एंड वर्साइल्स ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस। जब जर्मनी हारा तो वो शॉक्ड रह गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और जो वर्साइल्स में जो ट्रीटी हुई, जो कि मीटिंग हुई थी जिसमें इन लोगों ने काफ़ी चीज़ें अपनी दी थी, उससे वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो गया, या काफ़ी गुस्सा आया उसे, फ्यूरियस मतलब वो गुस्से में था इस चीज़ से, क्योंकि वो वर्साइल्स की ट्रीटी जो संधि हुई थी वर्साइल्स में, उसे वो पसंद नहीं आई थी। ठीक है, इन 1990 ही जॉइंड ए स्मॉल ग्रुप कॉल्ड जर्मन वर्कर्स पार्टी। जर्मन वर्कर्स पार्टी को उसने ज्वाइन किया था 1919 में। ही सस्पेक्टली टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन एंड रीनेम्ड इट नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर। उसने इस पर अधिकार जमा लिया अपना, इस ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब वो हेड हो गया एक तरीके से थोड़े से दिनों बाद ही, और फिर उसने इसका नाम चेंज कर दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर। ठीक है, दिस पार्टी केम टू बी नोन एज नाजी पार्टी। इसके बाद हम लोगों ने इसे नाजी पार्टी के नाम से जाना। ठीक है, तो ऐसे नाजी पार्टी की शुरुआत हुई। इन 1923 हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ बवारिया, मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर। हिटलर ने क्या सोचा 1923 में, सीज कंट्रोल कर लिया उसने ब्रेविया पर, मार्च निकालना सोचा उसने बर्लिन तक, और पावर को कैप्चर करना सोचा 1923 में। ठीक है, ही फेल्ड, वाज अरेस्टेड, ट्रीटेड एज ए प्रिजनर एंड रिलीज, बट वो इसमें नाकामयाब रहा। उसे अरेस्ट कर लिया गया, उस पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया, फिर बाद में उसे छोड़ भी दिया गया। ठीक है, द नाजी कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट टिल द 1930s तक नाजीज को इतना सपोर्ट नहीं था पब्लिक का। इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन दैट नाजीज बिकेम ए मास मूवमेंट। ग्रेट डिप्रेशन के बाद ये नाजीज जो है ग्रेट मूवमेंट पे हो गए। 1929 में स्टार्ट हुआ था, 1930s तक इतना सपोर्ट नहीं था नाजीज को, बट उसके बाद ये लोग उभर के आगे आ गए। As we have seen after 1929 बैंक collapsed, business shut down, worker lost their jobs। 1929 में हमने क्या देखा कि बैंक से जो है बंद हो गए, बिजनेस लोगों के बंद हो गए, वर्कर्स ने अपनी जॉब को खो दिया, एंड द मिडिल क्लास वर थ्रेटन्ड एंड रेस्टोरेशन। इन सच ए सिचुएशन नाजी प्रोपेगेंडा स्ट्रिप्स होप ए बेटर फ्यूचर। इन सब चीज़ों में नाजी का जो प्रोपेगेंडा था, या नाजीज ने जो कहा था लोगों को
कि जी अब अच्छा फ्यूचर, ये लोगों को इसने अच्छा थोड़ा सा फ्यूचर दिखाई दिया अपना, ठीक है। इन 1928 द नाजी पार्टी 2.6% ऑफ द वोट इन रियास्टैग में जो रियास्टैग जो पार्लियामेंट है जर्मनी का, उसमें इलेक्शंस हुए, उसमें 2.6% वोट्स मिले थे 1928 में नाजी पार्टी को। बट 1932 में जो दोबारा से इलेक्शन हुए उसमें 37% वोट मिले नाजी पार्टी, ठीक है। हिटलर वॉज ए पावरफुल स्पीकर, हिटलर एक बहुत पावरफुल स्पीकर था या बहुत अच्छा बोलता था। जैसे नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, नरेंद्र मोदी इज ए वेरी पावरफुल स्पीकर, जब वो बोलते हैं तो लोग उनकी बात सुनते हैं, ठीक है। हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव्ड पीपल, हिज प्रोमिस टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेशन under the injustice of Versailles Treaty and restore the dignity of the Germany people। उसने लोगों को प्रॉमिस किया एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने का, जो जर्मनी की डिग्निटी थी, जो पहले जर्मनी होता उसी टाइप से वापस करने को। एंड जो इनजस्टिस हुआ था वर्साइल्स में, जो ट्रीटी हुई थी, जो संधि हुई थी, उसमें जो हमारे साथ इनजस्टिस हुआ था, जो जर्मनी के लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ था, उसका बदला लेने को उसने लोगों को बताया। He promised unemployment for those looking for work and secure future for the youth। उसने प्रॉमिस किया कि जो लोग अब अनएम्प्लॉयड है उन्हें काम भी मिलेगा और यूथ के लिए एक सिक्योर फ्यूचर मैं जर्मनी के लिए प्रोवाइड कराऊंगा। He promised to weed out all the foreign influences and resist all foreign convergences against Germany। उसने वादा किया कि जितने भी फॉरेनर्स हैं, जितने भी जर्मनी के खिलाफ जो लोग साजिश करते हैं, उन सबको सबक सिखाया जाएगा, ठीक है। कॉन्स्पिरेसीज का मतलब होता है साजिश करना, ठीक है। हिटलर devised a new style of policy। He understood the significance of ritual and spiritual in mass mobilizations। Nazis held massive rallies। वो समझ गया था, न्यू पॉलिटिकल स्टाइल उसने बनाया, वो लोग रैली निकालते थे, पूरे मार्च करते थे एंड पब्लिक मीटिंग्स करते थे। जितने भी पीपल्स थे उनके अंदर एकता लाने के लिए या मतलब यूनिटी लाने के लिए वो लोग ये सब चीज़ें करते थे। नाजी पार्टी वाले जो थे रैलियाँ निकालना, पब्लिक मीटिंग्स रखना, हिटलर की स्पीच खड़े होकर बोलना, इन सब चीज़ों से जर्मनी यूनाइट हो रहा था धीरे धीरे, ठीक है। द रेड बैनर विद ए स्वास्तिक, द नाजी सैल्यूट। रेड बैनर था उनका, उस पर स्वास्तिक बना हुआ था, जैसे बना हुआ है इस फोटो में, जो फोटो ऊपर है उसमें बना हुआ है स्वास्तिक बीच में, ठीक है। आफ्टर द स्पीचेस वर ऑल द पार्ट ऑफ स्पेक्टिकल ऑफ द पावर। इन सब स्पीचेस के बाद ये लगता था कि हाँ हम पावर में आ रहे हैं धीरे धीरे, या हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में उभर के आ रहे हैं। नाजी प्रोपोगेंडा skillfully projected Hitler as a messiah, a savior, as someone who has arrived to deliver people for their distress। नाजिस का प्रोपोगेंडा क्या था कि हिटलर एक बहुत ही बड़ा मतलब मसीहा है, एक टाइप से एक बचाने वाला है हमें, जो कि पीपल को डिस्ट्रेस जो हो रखे हैं, जो डरे हुए हैं या जो इस इकोनॉमिक क्राइसिस से परेशान हैं, उन लोगों को उभारने के लिए हिटलर आया है हमारे पास, ठीक है। हिटलर एक भगवान का अवतार है, ये कहा गया बेसिकली जो नाजी का प्रोपोगेंडा था, ठीक है। It is an image that captures the imagination of people whose sense of dignity and pride and shattered and who were living in a time of acute economic and political crisis। ये एक होप थी उन लोगों के लिए जो कि इस इकोनॉमिक डिप्रेशन से जूझ रहे थे, उन्हें एक आशा की किरण हिटलर में दिखाई दी या नाजी पार्टी में दिखाई दी, ठीक है। इसीलिए उन्होंने हिटलर को सपोर्ट किया। अब आते हैं 2.1 द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। On 30 January 1933, President Hindenburg offered the chancellorship, the highest position of the cabinet of minister, to Hitler। 1933 में 30 जून को जो कि प्रेसिडेंट थे जर्मनी के हिंडनबर्ग, उन्होंने ऑफर किया हिटलर को सबसे हाईएस्ट पोजीशन का, जो कि थी चांसलरशिप जर्मनी में, ठीक है। उन्होंने बोला कि जी आप चांसलर बन जाओ यहाँ, ठीक है। By now the Nazis had managed to rally the conservatives to their causes। Having acquired power, Hitler set out the dismantle and structure of
डेमोक्रेटिक रूल। इसके बाद क्या हुआ, नाजीज ने अपना कंट्रोल ले लिया, जो नाजी पार्टी थी सब चीज़ों पे, और धीरे धीरे हिटलर ने जो डेमोक्रेटिक थी, मतलब जो लोकतंत्र था, उसको धीरे धीरे खत्म करना उसने स्टार्ट कर दिया। ठीक है। A mysterious fire that broke out in the German parliament building in February facilitated his move। जो चाहता था हिटलर फरवरी में जो कि जर्मन पार्लियामेंट था उसमें एक आग लगी और उससे उनकी सब जो फाइल्स थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब कुछ था, सब कुछ जल गया। इसने हिटलर का रास्ता और आसान कर दिया लोकतंत्र को खत्म करने का। ठीक है। The fire disgrace of 28 February 1933 indefinitely suspending civil right of freedom, speech, press, assemblies that had been guaranteed by the Weimar Constitution। इस फायर के बाद जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे उन्होंने मतलब उसने क्या किया, फिर वहाँ से फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म कर दी, लोगों की बोलने का अधिकार खत्म कर दिया, प्रेस की स्वतंत्रता खत्म कर दी, असेंबलीज नहीं कर सकता था कोई इकट्ठे होकर, मतलब बेसिकली उन्होंने तानाशाही स्टार्ट कर दी। इसके बाद उनके सिविल राइट्स तक वहाँ के नागरिकों के छीन लिए गए थे। ठीक है। ना वो बोल सकते थे, ना वो कुछ कह सकते थे, मतलब बोलना आपस में आम तो बात, बट गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता था। गवर्नमेंट हिटलर के खिलाफ, नाजी पार्टी के खिलाफ। ठीक है। देन ही टर्न ऑन हिज द कम्युनिस्ट मोस्ट ऑफ द हु वर ह्यूम्ड बैक ऑफ to the newly established concentration camp। The repression of the communists were severed out of surviving 6808 arrest files of a small city of half of million population 1440 were those who communist are। इसके बाद क्या हुआ, उसने कैंप स्टार्ट करे, लोगों को भर्ती करना स्टार्ट करा, किसके खिलाफ, ज्यूज के खिलाफ के बाद, या जिन्हें वो अपना एनिमीज मानता था उनके खिलाफ। एक छोटी सी डुसेल्डोर्फ करके एक छोटी सी स्मॉल सिटी थी जिसकी की जनसंख्या थी सिर्फ 500,000 पॉपुलेशन थी उसकी, उसमें 680 केस अरेस्ट हुए, जिनमें से 1404 सिर्फ कम्युनिस्ट थे। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज था उन लोगों के लिए जो कि कम्युनिस्ट से डिपेंड करते थे या कम्युनिस्ट थे वो। ठीक है। आउट ऑफ दे वर हाउएवर ओनली वन अमंग दीज 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम प्रोड्यूस्ड बाय द नाजीज। ये तो उनमें से सिर्फ कुछ थे, इसके अलावा 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम, मतलब 52 टाइप्स ऑफ अलग अलग कम्युनिटीज के लोगों को नाजीज के द्वारा पूरी कंट्री में, पूरी जर्मनी में परेशान किया जा रहा था। ये तो उनमें से सिर्फ थोड़े से थे। ठीक है। ऑन 3 मार्च 1933 द फेमस एनबिनिंग एक्ट वाज पास। एनबिनिंग एक्ट पास हुआ 3 मार्च 1933 में। ठीक है। दिस एक्ट एस्टैब्लिश्ड डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। इस एक्ट के बाद डिक्टेटरशिप जर्मनी में इस्टेब्लिश कर दी गई। ठीक है। इट गेव हिटलर ऑल द पावर, सारी पावर हिटलर के पास आ गई थी तब, टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्रेस, और उसने पार्लियामेंट को साइड कर दिया था। ठीक है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड्स यूनियन वर बैन्ड। सभी पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी यूनियंस थी सबको बैन कर दिया गया, सिवाय किसके, सिर्फ नाजीज पार्टी की चलेगी। जी हाँ, और कोई पार्टी नहीं आएगी। ठीक है। द स्टेट एस्टेब्लिशमेंट कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशियरी। नाजीज पार्टी से क्या हुआ कि उनका पूरा कंट्रोल हो गया था। इसके बाद से इकोनॉमी पे, मीडिया पे, आर्मी पे एंड जुडिशियरी पे। ठीक है। इन सब चीज़ों पे कंट्रोल कर दिया था। स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज वर क्रिएटेड टू कंट्रोल ओल्डर सोसाइटी बेस ऑफ नाजी वांटेड। नाजियों ने एक नई सिक्योरिटी फोर्स की शुरुआत करी, 2-3 टाइप की अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेज की शुरुआत करी, जिससे कि कंट्रोल किया जा सके सोसाइटी को, उनके थॉट्स को लोगों के, और उन्हें बताया जा सके कि जी ऐसे नहीं करना। मतलब बेसिकली डिक्टेटरशिप स्टार्ट हो गई थी, तो जैसा हम कहेंगे ऐसा आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूलर
Stormtroopers. This included the Gestapo and SS, criminal police and security सर्विसेज। ये जितने भी नाम लिखे हुए हैं ये उन्हीं में से पार्ट्स हैं जो कि सिक्योरिटी सर्विसेज की स्टार्ट करी गई थी नाजीज के द्वारा कंट्रोल करने के लिए लोगों को। इट वॉज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन पावर थ्रू दीज न्यू ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेज दैट गेव टू नाजीज स्टेट reputation as the most lenient criminal state. People could not be detained in Jeffstone torture chambers, round up and sent to concentration camp, deported at will or arrest without any legal procedures. The police forces acquire power to the rule with impunity. क्या हुआ इसमें कि जो इन लोगों ने नई नई फोर्सेज बनाई थी उन लोगों ने फिर अपना अधिकार जमाना स्टार्ट किया और वो किसी को भी अरेस्ट कर लेते थे, उसमें कोई प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बेसिकली इन्होंने कम्युनिस्ट ज्यूज़ के खिलाफ अपनी चीज़ें करना स्टार्ट किया। ठीक है, आप जिन कम्युनिटीज़ के खिलाफ थे उनके खिलाफ इन लोगों ने अपनी चीज़ें करना स्टार्ट किया। ये लोग किसी को भी अरेस्ट कर लेते थे बिना किसी लीगल प्रोसीजर के। ठीक है, उसे कोई भी सज़ा दे देते थे। क्रिमिनल स्टेट बना दिया था इन्होंने बेसिकली एक टाइप से। ठीक है, तो आज यहीं तक रख लेते हैं। ठीक है, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके।